हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि जो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही थी यूरोप के अंदर, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, सेम एज इट इज हम यहाँ पूरे यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ क्या क्या सिचुएशंस थी, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उससे रिलेटेड ही पूरा चैप्टर हमारा। तो सबसे पहले आपको ये पैक्ट बता रखा है, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि हम डेमोक्रेटिक जो है एक सिस्टम लेकर आए, जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है। और इसमें आपको ये बता रखा है कि द पैक्ट बिटवीन द नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फेडरिक सोरियो 1848 में इन्होंने बनाया था। ये जो प्रिंट है इन्होंने बनाया था। ओके, ये हो क्या सकता है कि आपसे है ना पेपर में पूछा जा सकता है कि ये किसने बनाया था, और आपको ये दिया जा सकता है और आपसे ये नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। So the first print in the series shows people from Europe and America of different ages and the social classes marching in a line honoring the Statue of the Liberty। मतलब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट में आपको ये बता रखा है कि बहुत सारे लोग जो यूरोप और अमेरिका के हैं वो एक लाइन में चल रहे हैं, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, इसको ऑनर दे रहे हैं। ओके, किस तरीके से दे रहे हैं? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन द इमेज होल्ड्स अ टॉर्च एंड द लाइट इन द राइट ऑफ द मैन कैरेक्टर। मतलब जो लाइट है वो तो एक फ्रीडम के बारे में बता रहे हैं, और जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन के राइट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये जो मैन कैरेक्टर है ह्यूमन के राइट के बारे में बता रहे हैं। इन द फोरग्राउंड shattered symbols of the absolute institutions lie on the ground, conveying the overthrow of the oppressive system। इन सब में अगर हम एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने को मिल रही है कि यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई है कि यहाँ पे जो ऑपरेसिव सिस्टम था किसका, चाहे वो मोनार्क हो या कोई एक अदर पर्सन हो जो सिंगल रूल करता था, उस सिस्टम को अब इन्होंने उखाड़ फेंका है। अब यहाँ पे फ्री है उस चीजों से। ओके, सेकंड कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। 9th क्लास में आपने फ्रेंच के बारे में पढ़ा ही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स इन 1789 इन फ्रांस। मोनार्क हेल्ड पावर इन 1789। आपको पता ही है बर्बन फैमिली, जिसमें जो बर्बन फैमिली है वो यहाँ पे अपनी पावर जो है चलाया करते थे। लुइस 16 आपको पता ही होगा जो यहाँ पे रूल करा करता था। पीपल वर वेरी अपसेट। लोग जो है यहाँ पे अपसेट थे क्योंकि यहाँ पे जो है डिवीजन था सोसाइटी के अंदर, जो है 3 टाइप में डिवीजन करा जाता था लोगों का। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड लोग हैं इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर किया जाता था, लाइक जो टैक्स वगैरह है वो इनको ज्यादा पे करना पड़ता था, बाकी लोगों को प्रिविलेज दिए जाते थे। नाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इनिशिएटेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनार्क। तो लोगों ने क्या करा, यहाँ पे जो मोनार्क के राजा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। फोस्टर अ शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पॉपुलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मीन्स जैसे आपको ये बात भी पता होगी कि यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने आइडियाज शेयर करे थे। तो ऐसे लोगों ने उन चीजों के बिहाफ पे अपने आइडियाज शेयर करे, जो उनकी जो थिंकिंग थी, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या करे, अपने ग्रुप्स बनाए, और उस बेसिस पे जो है इन्होंने एक साथ मिलकर यहाँ पे इस चीज को खत्म करा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द की ट्रांसफॉर्मेशंस अकर्ड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब क्या क्या चीज थी? सबसे पहले चेंज इन द पावर। In 1789, the French Revolution brought a shift in power from the king to the French people। कि सबसे पहले तो यही हुआ था कि जो पावर है वो राजा से किसके पास आ गई थी, यहाँ पे लोगों के पास आ गई थी। नेशनलिस्टिक आइडियाज, न्यू आइडियाज लाइक द ले पैट्रे मीन्स द फादरलैंड एंड द ले सिटिजन मीन्स द सिटीजन emerged, emphasizing national identity and the citizenship। मीन्स इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करी थी, अपने आइडियाज लेकर आए थे। जैसे यहाँ पे इन्होंने फादरलैंड की बात करी थी, यहाँ पे सिटीजन्स के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से लोगों के लिए जो है चीजें होनी चाहिए। देन सिंबॉलिक चेंजेस, the monarch's authority was replaced by political and constitutional reforms that symbolize these ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने ये देखा कि अब यहाँ पे सिंबॉलिक चेंजेस हुए, लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मोनार्क जो है उसकी पावर तो खत्म ही हो गई, तो उसके बेसिस पे हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे, पॉलिटिकली जो है यहाँ पे चीजों को चलाया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे जो है चीजें चल रही है, काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बात बता रखी है। नाउ यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बोला, पिक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में ही आ सकता है ये बहुत तेज चांस है कि आगे वैसे आपसे पूछे दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन एमसीक्यूज में आने के चांसेस ज्यादा है। ये आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें नेपोलियन के बारे में बता रखा है कि नेपोलियंस रूल मार्क्ड द एंड ऑफ द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस। कि जब नेपोलियन यहाँ पर आया था तो उसका मतलब ये था कि अब यहाँ पर अगर नेपोलियन आ गया तो यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो गया। अब नेपोलियन ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया, डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया। एंड द नेपोलिक कोड ऑफ 1804, जिसको सिविल कोड भी कहा जाता था,
इसने ये बताया था कि भैया सबसे पहले जो नेपोलियन से पहले यहाँ पे जो प्रिविलेज दिए जाते थे, कौन से प्रिविलेज? बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, मतलब विशेष अधिकार दिए जाते थे कि अगर आप इस कैटेगरी में पैदा हुए तो आपको ये चीजें मिलेगी, अगर आप थर्ड कैटेगरी में पैदा हुए तो आपको जो वहां पे जो भी चीजें जो सफर करनी पड़ती थी लोगों को, आपको सफर करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ खत्म हो गया। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो है लीगल इक्वालिटी पे अब जो चलाया गया, और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, लोगों की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करा गया, वो बचाया गया। जैसे राजा के टाइम पे क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स अपने अंदर रखा करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट। अब आपका एज डेवलपमेंट इन फ्रांस अनफोल्डेड, इंफॉर्मेशन डिससेमेंटेड टू डिफरेंट सिटीज अक्रॉस यूरोप। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे फ्रांस में डेवलपमेंट जो बढ़ती जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरीके से बढ़ रही थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक बात बता रखी है, जैकोबिन क्लब। आपने ये भी पढ़ा है 9th में कि जैकोबिन क्लब क्या था, कि वहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे उन्होंने अपने क्लब बनाया था जहाँ पे वो जाके अपनी बातें करा करते थे, अपने डिस्कशंस किया करते थे। तो एक पॉलिटिकल क्लब था जो लोगों ने, ठीक है, बनाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या करते थे, डिस्कस किया करते थे, और यहाँ से उन्होंने पॉलिसीज बना के आगे उनको फ्रेम करा था। तो इन 1790 जैकोबिन क्लब मेंबर्स असिस्टेड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस। तो 1790 में जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, उन्होंने जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, कौन? फ्रेंच, उन्होंने अपने आइडियाज जो थे, ठीक है, जो भी उनकी बातें थी, वो आगे बढ़ाया उन्होंने और लोगों को इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। सो द रीच ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एक्सटेंडेड टू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। देखो, ये एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर कहीं पे एक कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस वहां तो ठीक है होता ही होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट बाकी जगह पे पड़ता है। तो यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में सबसे पहला रिवॉल्यूशन था जब लोगों ने अपने फ्रीडम के लिए, अपने लिए जो है बेसिक राइट्स के लिए आवाज उठाई थी। तो यहाँ से चल के इन कंट्रीज में भी फैला। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इटली के बारे में बता रखा है, स्विट्जरलैंड के बारे में बता रखा है, यहाँ पे आपको हॉलैंड, बेल्जियम के बारे में बता रखा है, तो यहाँ तक भी इनके आइडियाज गए थे। देन द फ्रेंच आर्मीज विद जैकोबिन सपोर्ट कैरिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज। मतलब जो फ्रेंच आर्मी थी उनको जैकोबिन का सपोर्ट मिला, ठीक है, और उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, ठीक है, ये अपने बॉर्डर से आगे तक, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक इनको पहुंचाया। कि इन्होंने जैसे जिस तरीके से अपने लिए जो लड़ाई लड़ी है, वैसे वो लोग भी अपने जो है हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ओके, नाउ द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म क्या होता है, ये आपने हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद, देश भक्ति की जो भावना है, ठीक है, जो आप अपने लिए जो कर रहे हो। So Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, ठीक है, duchies and the cantons whose rulers had their autonomous territories। Means obvious बात है कि यहाँ पे जो आपको 3 कंट्रीज बता रखे कि यहाँ पे इनको अलग अलग एरियाज में डिवाइड करा जाता था, और हर एक एरिया के अपने अपने रूलर्स होते थे जिनके अपने अपनी ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो अपने वहां पे जो है अपने अकॉर्डिंग अथॉरिटी जो है यूज करा करते थे, और वहां पे किसी दूसरे का इन्वॉल्वेशन नहीं था। सो द एग्जाम्पल ऑफ द हैब्सबर्ग, ओके, एम्पायर, ये बता रखा है। सो ऑस्ट्रिया हंगरी अ डाइवर्स एम्पायर गवर्न वेरियस रीजन्स एंड पीपल्स। जो ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जो 2 रीजन है, यहाँ पे जो हमने ये देखा कि यहाँ पे अलग अलग एम्पायर है और वो अलग अलग रीजन को, अलग अलग लोगों को क्या करते थे, गवर्न करा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि द एम्पायर encompassed alpine region like Tyrol, Austria and the Sudetenland along with the German speaking aristocracy in Bohemia। मतलब यहाँ पे बता रखा है कि जो एम्पायर था, यहाँ पे हमने ये देखा है कि बहुत सारे अलग अलग रीजन से, जैसे आपको बता रखा है टैरोल है, ऑस्ट्रिया एंड एटसेट्रा, ये रीजन विद जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी एंड इन बोहेमिया, ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे इनके ऊपर भी इनका इंपैक्ट था, यहाँ पे भी इनके अंडर ही आया करते थे। एंड इन हंगरी द पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड विद हाफ स्पीकिंग मैगेर एंड द अदर हाफ वाज यूजिंग वेरियस डायलेक्ट्स। मतलब अगर आप हंगरी की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइडेड थी, किस तरीके से कि आधी पॉपुलेशन तो मैगेर लैंग्वेज बोला करती थी और बाकी जो हाफ थी वो अलग अलग जो है लैंग्वेजेस में बात करा करती थी एक दूसरे से। एंड आफ्टर दैट इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी प्रीडोमिनेंटली स्पोक पोलिश। और अगर आप यहाँ पे गैलिसिया की बात करें तो यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है, जो राज शासन है, ओके, वो यहाँ पे कौन सी पोलिश लैंग्वेज जो है बोला करते थे या यूज किया करते थे। द एम्पायर ऑल्सो हाउस्ड अ मल्टीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स विद इन इट्स बाउंड्रीज। मतलब है कि जो एम्पायर है बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स इन द सेंस अलग अलग चीजों पे अलग अलग जो है पॉलिसीज कह सकते हो, अलग अलग तरीकों से जो यहाँ पे चीजें हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पे पीजेंट्स है, वो लोग अलग थे, ठीक है, वो अपनी बाउंड्रीज में रहा करते थे, उनकी बाउंड्रीज अलग थी एटसेट्रा। कि इस तरीके से हम बाकी लोगों को देख सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज अलग थी, वो अलग तरीके से यहाँ पे जो है काम किया करते थे। नाउ
द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। अब यहाँ पे आपको अलग अलग बता रखा है कि कैसे कैसे यहाँ पे डिवीजन था। तो सबसे पहले है एरिस्टोक्रेसी, सो रिप्रेजेंटिंग द एलाइट और द वेल्दी क्लास। आप सुनने से ही या आप देख सकते हो, आपको पढ़ने से पता लग रहा है कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि वो एलाइट या वेल्दी क्लास लोग जो यहाँ पे रहा करते हैं, लाइक जैसे राजा हो गया या जो पैसे वाले लोग हो गए। सो अ स्मॉल येट इन्फ्लुएंस ग्रुप, मतलब ये लोग ज्यादा नहीं हुआ करते थे, माइनॉरिटी थे, लेकिन तब भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। ओके, पोजेस एक्सटेंसिव लैंड एंड द प्रॉपर्टी, इनके पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करते थे, प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, वो गरीब लोगों के लैंड को अपने अंडर लिया करते थे और उन्हीं की जमीनों पे काम करवाया करते थे और टैक्स भी लिया करते थे उनसे। टिपिकली कन्वर्जेंट इन द फ्रेंच लैंग्वेज, और बहुत बेसिक सी बात कि जो ये अपने फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, उसी में हमेशा रहा करते थे, मतलब उसी को यूज करते थे हर एक चीज के लिए। एंड दे ओनली मैरी विद इन देयर रिच फैमिली, बेसिक सी बात है कि जो ये अमीर है, अमीर से शादी कर रहे हैं लोग। ओके, तो ये आपको यहां तक बता रखा है एरिस्टोक्रेसी में। अब सेकंड है पीजेंट्स के बारे में, तो कैरेक्टराइज एज इम्पावराइज्ड फार्मर, मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको फार्मर्स के बारे में बता रखा है, और फार्मर्स किस तरीके से, कैसे उनकी कंडीशन क्या, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ बता रखा है फॉर्म्ड अ सीजेबल लैंड्स, ओके, डेंसली पॉपुलेटेड ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो ये लोग हैं, ठीक है, ये एक नॉर्मल जो है लैंड पे रहा करते थे, और लेकिन इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। मतलब अगर आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी और एक फिक्स एरिया था जहां पे लोग रहा करते थे। ये इनके एरिया में नहीं आ सकते, लेकिन अगर आएंगे तो यहाँ पे बस ये काम के लिए आएंगे और वैसे नहीं आ सकते। इन वेस्टर्न यूरोप लैंड वाज ऑफन कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स और द स्मॉल लैंड ओनर्स, मतलब छोटे छोटे टेनेंट्स का मतलब छोटे छोटे किसान हो गए, उनके द्वारा जो यहाँ पे लैंड को कल्टिवेट करा जाता था, या जो लैंड ओनर्स, ठीक है, लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, उनके द्वारा छोटे छोटे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया लैंडलॉर्ड की जो जमीनों पे ये अपनी खेती करा करते थे। इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप पीजेंट वर्क द लैंड एज लेबरर अंडर द एरिस्टोक्रेसी। और जस्ट वही पॉइंट आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में देखेंगे तो जितने भी पीजेंट वर्कर्स है वो इनके एरिस्टोक्रेसी के जो लैंड है वहां पे एज अ लेबरर काम करा करते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ मिडिल क्लास रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक क्लास बिटवीन पॉवर्टी एंड वेल्थ। ओके, मिडिल क्लास को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो तरीके के आपको लोग मिलेंगे, एक तो आपके जो थे इकोनॉमिक क्लास वाले लोग, और जो किसमें गरीबी और वेल्थ दोनों के बीच में रहा करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको गरीब लोग भी देखने को मिल जाएंगे, अमीर लोग भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, दोनों का मिक्सअप था। ओके, emerged with the rise of industrial production and increased trade leading to improved financial status। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बता रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये लोग रहा करते थे, जैसे हमें पता है वेल्दी लोग भी थे यहाँ पे, एंड इंक्रीज ट्रेड, ये ट्रेडिंग करा करते थे, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटस, तो ये अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उनको क्या करते थे, इंप्रूव करा करते थे। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेंस्ड इन इंग्लैंड अराउंड 1750। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंग्लैंड में 1715 के अराउंड आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझते हो कि यहाँ पे फैक्ट्री का सेटअप होना, ओके, बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट होना, तो सबसे पहले यहाँ पे ही हुआ था, सबसे पहले लंदन में हुआ था वो, ओके, तो वो इंग्लैंड में ही हुआ था सब कुछ। देन इन फ्रांस एंड सेंट्रल जर्मन स्टेट्स द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन 19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आप 9th में पढ़कर आए हो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको बता रखा है कि जो वहां पे इंडस्ट्रीज के अंदर जितने वर्कर्स रहा करते थे उनकी कंडीशंस क्या थी, उनको किस तरीके से बिहेव करा जाता था, क्या उनको वो राइट्स दिए गए थे जो एक लेबर को या जो एक वर्कर है उनको जो दिए जाते हैं, कि उनके वेजेस फिक्स नहीं थे, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था। कंप्राइजेस इंडिविजुअल्स सच एज इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन एटसेट्रा। तो ये आपको बता रखा है कि मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग किस किस तरीके से रहा करते थे, तो ये आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रखे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म के बारे में आपको बता रखा है, तो फॉर द एमर्जिंग मिडिल क्लासेस ग्लिबेरिस एम सिंबलाइज्ड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर एवरीवन अंडर द लॉ। ये जो पर्सन है इन्होंने बोला कि देखो जो हम हमेशा बेसिक पढ़ते आते हैं कि हर एक पर्सन, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है और जो उसकी इक्वालिटी है, ठीक है, वो हर एक पर्सन को मिलनी चाहिए और वो लॉ के अंदर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस बोलने से हो गया, ये नियम कायदे कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हीं के बेसिस पे चीजें चलनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट इन द इकोनॉमिक रियलम liberalism advocated for a free market and the eliminated of the state imposed restrictions on the movement of goods and capitals। यहाँ पे जैसे आपको बता रखा है कि इकोनॉमिक उसमें देखे, ठीक है, तरीके से, तो इकोनॉमिक तरीके से आपको ये बता रखा है कि यहाँ पर आपकी जो लिबरलिज्म है वो ये दर्शाती है कि आपकी मार्केट फ्री होनी चाहिए। फ्री मार्केट मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना हो, कि जैसे आपको बोल रखा है कि आप अगर अलग अलग स्टेट में सामान लेके जा रहे हो तो आपको अलग अलग उस स्टेट को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि उस पर्सन को अगर अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा तो आगे जाके सामान ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये जो स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है पहले तो इसको खत्म किया जाए
और जो मूवमेंट है गुड्स और कैपिटल्स की ये सही तरीके से हो। सो द गोल वेरिन dismantle tariff barrier, streamline the number of currencies to and foster a network of the railways to enhance mobility। मतलब यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो सोवरेन जो थे, ठीक है, उन्होंने जो टैरिफ थे, टैरिफ मतलब होता है जो आपके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है ना जब आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो, तो उन बैरियर को तोड़ दिया। ओके, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मूवमेंट है किसकी करेंसी की वो ज्यादा हो गई, और यहाँ पे जो नेटवर्क था रेलवे नेटवर्क वो बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि रेलवे नेटवर्क एक ऐसी चीज थी जिससे क्या हो गया यहाँ पे गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजिली हो पाई। ओके, नाउ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। सो कंजर्वेटिज्म का मतलब है अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन। मतलब जो ट्रेडिशन है वो किस तरीके से चला आता है वो उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि established institutions and the customs and preferred gradual development to quick change। मतलब इन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है किसकी, इंस्टीट्यूशन की और जो कस्टम्स की, वो किस तरीके से है कि आप जो है उसको जो अगर उसमें आप कोई चेंज देख रहे हो, ठीक है, जो भी कोई डेवलपमेंट देख रहे हो वो बहुत जल्दी से हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको कंजर्वेटिज्म के बारे में बता रखा है। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1850, तो यहाँ पे क्या क्या चीज हुई, तो इन 1850 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर गाइडेड बाय कंजर्वेटिज्म, valuing monarchy, the church, social hierarchies, property and family preservations। मतलब जैसे ही नेपोलियन हार गया तो अब इसके हारने से एक चीज क्या हुई कि नेपोलियन ने जो जो चीजें वहां पे हटाई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा कि कंजर्वेटिज्म स्टार्ट कर दिया, मतलब क्विक चेंजेस कर दिए। कैसे? मोनार्क को वैल्यू देने लग गए, ठीक है, चर्च इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, सोशल हायरार्की कि वही राजा का बेटा राजा ये बनेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट इनको या पास आगे दोबारा से प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे, फैमिली प्रिजर्वेशन, ओके, तो फैमिली के लिए रिलेटेड जो भी चीजें होंगी अपने लिए करेंगे। देन टू स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मॉडर्न आर्मीज, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज, डायनामिक इकोनॉमीज एंड द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म, सर्फडम वर कंसीडर क्रूशियल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब अगर ये ऑटोक्रेसी या जो मोनार्की इनकी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है लड़ाई कभी भी कैसे भी किसी से भी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करो, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी करो अपने यहाँ पे, जो भी आपके यहाँ पे जो सिस्टम जितना भी चलेगा वो कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, ओके, जो आपके मिनिस्टर्स होंगे वो आप सही करो। उसके बाद क्या रखा है कि डायनेमिक इकोनॉमी को डायनेमिक करो, मतलब आप एक ही तरह से अपनी इकोनॉमी को मत बढ़ाओ, अलग अलग तरीके यूज करो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। एंड द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, जो प्रथा चलती हुई आती थी कि जो पुराना सिस्टम है उसी तरीके से चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं, अब हम चेंज लेकर आएंगे। ओके, तो ये चीज यहाँ पे स्टार्ट करी गई, ठीक है। सर्वडम मतलब जो लोग सर्व करा करते थे इन लोगों को, ये क्रूशियल माना गया। क्रूशियल मतलब क्या, उस तरीके से नहीं, लोगों से वैसे काम नहीं कराना, लेकिन हाँ दूसरे तरीके से ये अपना जो है काम निकलवाएंगे। नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया गैदर इन वेनिया इन 1815 टू एस्टैब्लिश अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपको ये बता रखे ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रिया, ये सब वेनिया में इकट्ठे होते हैं 1815 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूरोप के अंदर एक सेटलमेंट लाना चाहते थे। किस तरह की, वो आगे बताई जा रही है आपको कि द बोर्बन डायनेस्टी वाज रीइंस्टेटेड इन पावर, ठीक है, जो बोर्बन फैमिली है वो दोबारा से पावर में आ गई थी। बोर्बन फैमिली क्या थी मैंने भी आपको पीछे बताया था। एंड फ्रांस रिलिक्विश्ड टेरिटरीज एनेक्स्ड ड्यूरिंग नेपोलियंस रूल। अब वो जो टेरिटरी जो नेपोलियन के टाइम पे इन्होंने खो दी थी वो दोबारा से ये जो अपने पास लाना चाहते थे, तो इन्होंने वो चीज करी। लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिकल्स ऑफ द कंजर्वेटिव ऑर्डर फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ द प्रेस फ्रीडम। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जो कंजर्वेटिव ऑर्डर थे, जो कंजर्वेटिव जो मतलब लोग हैं, जैसे आपने वही 9th में पढ़ा था कंजर्वेटिव लिबरल्स, ठीक है, आपने पढ़ाई था, तो ये कह रहे थे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे क्रिटिकल ऑफ द कंजर्वेटिव ऑर्डर्स फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ द प्रेस फ्रीडम, कि भैया जो प्रेस की फ्रीडम है वो होनी चाहिए, ठीक है। प्रेस की फ्रीडम अगर आप हटा दोगे तो बहुत गलत है कि लोग अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, ठीक है, जो भी पब्लिश करते हैं, जो भी मैगजीन्स वगैरह बनाते हैं वहां पे हम कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने इस पे ज्यादा अपना ध्यान दिया। ओके, नाउ द रिवॉल्यूशनरीज, अब इनके बारे में आपको बता रखा है। तो अ डेडिकेशन टू रेसिस्ट मोनार्कियल स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश पोस्ट द वेनिना कांग्रेस एंड टू स्ट्राइव फॉर द लिबर्टी एंड द फ्रीडम। बहुत बेसिक सी बात है कि एक ऐसी डेडिकेशन जिसमें आप मोनार्कियल जो स्ट्रक्चर है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो या एक तरह से आप हटाना चाहते हो, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि जो वेन्ना है, ठीक है, वहां पे जो कांग्रेस, वेन्ना कांग्रेस आप समझते ही हो कि कांग्रेस जो आपको छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि जो एक ग्रुप बनता है लोगों का जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, ठीक है, एंड टू स्ट्राइव
फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, जहाँ पे आप अपनी लिबर्टी फ्रीडम के लिए क्या करते हो, लड़ते हो, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, उससे जूझते हो। तो ये बात बता रखी है। तो यहाँ पे आपको एक पर्सन दिखा रखे, इनका नाम है गैसेपी मैजिनी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो बॉर्न इन द जेनोवा इन 1807, मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कैरबोनेरी, ठीक है, जो सीक्रेट सोसाइटी थी कैरबोनेरी, वहां पे जो है वहां के एक मेंबर थे। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, इसी बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। एंड स्टैब्लिश्ड यंग इटली इन मार्सलेस एंड यंग यूरोप इन द बर्लिन, ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसने स्टैब्लिश करा था, नाम आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कहां पे करा था, तो ये जगह के नाम पूछ सकते हैं आपसे। एडवोकेटेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली इनटू अ रिपब्लिक, जो यूनिफिकेशन हुआ था इटली का, तो वहां पे भी इनका जो है एक बेसिक रोल था। ओके, नाउ नेक्स्ट, द एज ऑफ द रिवॉल्यूशंस 1830 से लेके 1848 तक। तो इन जुलाई 1830 लिबरल रिवॉल्यूशनरीज टॉपर्ड द बourbon किंग, स्टैब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एज द हेड। अब हुआ क्या, 1813 में जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने बourbon फैमिली को यहां से उखाड़ फेंका, हटा दिया, और क्या करा इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राष्ट्र शासन तो है लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राजा अपनी पावर यूज नहीं कर रहा, मतलब यूज भी कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। ओके, और किसको हेड बना है, यहाँ पे हेड बने लुइस फिलिप्स। ओके, देन द जुलाई रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड अ रिबेलियन इन द ब्रुसेल रिजल्टिंग इन द बेल्जियम सेपरेशन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जुलाई रिवॉल्यूशन, मतलब जुलाई का जो रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, ब्रुसेल जो जगह का नाम है, वहां पे रिबेल, मतलब वहां पे दंगा फसाद हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे रिजल्ट में क्या है कि बेल्जियम जो है वो सेपरेट हुआ, किससे, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से। ओके, नाउ ग्रीक फाउट फॉर द इंडिपेंडेंट इन 1821, और ग्रीक जो है उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए जो लड़ाई लड़ी कब, 1821 के अंदर। इन जुलाई 1830 लिबरल रिवॉल्यूशनरीज आउटडू द बourbon किंग, एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy under the Louis Philippe, and this July revolution incited revolt in the Brussels, ultimately resulting in the Belgium separation from the United Kingdom of the Netherlands. In 1821 Greek people fought for their independence. So देखो जो जस्ट मैंने ऊपर यहाँ पे पॉइंट में लिखा है ना, इसी को एज इट इज नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करें। जो आपके आंसर राइटिंग होते हैं वो इसी तरीके से होती है, आप आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, लेकिन जो अच्छा तरीका होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीकों से यहाँ पे लिख के दिखाया। ओके, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये बेस्ट वे होता है, यहाँ पे आपका जो आंसर का इंप्रेशन है वो अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। सो द कल्चर encompassing art, poetry, stories and the music played a vital role in the shaping and expressing nationalist feelings during the formation of the idea of the nation. अब इसमें क्या हुआ कि अगर हम चेक कल्चर की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, पोएट्री, स्टोरीज के, म्यूजिक की, इन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करा। जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, वहां पे भी हमने उनके बारे में पढ़ा था कि वहां पे जो हम जब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे किसके लिए, अपने देश की आजादी के लिए, तो वहां पे भी इस चीजों ने, या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, इन्होंने हमारे यहाँ पे अपना एक जो रोल प्ले करा था। तो सेम यहाँ पे भी है कि नए नए आइडियाज निकल कर आए लोगों के, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से, चाहे वो म्यूजिक हो जाए, चाहे वो एक पिक्चर हो जाए, पेंटिंग जो हमने पीछे देखा था, प्रिंटिंग, ठीक है, उन्होंने अपने अपने तरीके से आइडियाज दिए थे। सो द रोमांटिकिज्म मूवमेंट एज अ कल्चर फोर्स sought to foster a unique form of the nationalist sentiment, emphasizing emotional and the artistic expressions. जैसे कोई ड्रामा है, कोई ड्रामा के थ्रू आप जो वहां पे क्या कर रहे हो, जो अपने एक्सप्रेशंस को जो है शो कर रहे हो कि हाँ ये इस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बता रखा है, एक रोमांटिकिज्म मूवमेंट हुआ जिसमें लोगों ने अपने कल्चरल फोर्स, मतलब कल्चरल या अपने कल्चर के बेसिस पे उस चीजों को दिखाना शुरू करा, ठीक है। साउथ टू फोस्टर यूनिक फॉर्म, मतलब एक ऐसी यूनिक फॉर्म थी जहां पे आप अपने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो आपकी देशभक्ति, देश भावना के लिए जो चीज है, आपने वहां पे वो जो है दर्शाना शुरू करा। लैंग्वेज, अ की कल्चरल एलिमेंट, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ nationalist sentiments, exemplified by the imposition of the Russian language and the subsequent armed rebellion in 1831 against the Russian rule. तो हुआ देखो वही कि जो लैंग्वेज है उसने भी अपना एक रोल प्ले करा। और इसमें हमें एक चीज और बता रखी है कि जो रशियन लैंग्वेज है, ठीक है, जो रशिया के जो लोग हैं उनके ऊपर जो ये था कि ये अपना जो लोगों के ऊपर वो करना चाहते थे, दबदबा करना चाहते थे, तो उसको भी खत्म करा गया। लोगों ने यहाँ पे भी रिवोल्ट करा, ठीक है, कब, 1831 की बात है। ओके, तो रशियन रूलर के अगेंस्ट इन्होंने करा था। जो तिसार निकोलस, आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ये वही बात आपको बता रखी है। नाउ हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉर्ड। So during the 1830s,
यूरोप encountered economic challenge as the first half of the 19th century witnessed a significant population surge across the continent. मतलब यहां तक आपको बात बता रखे 1830 की बात है कि जो यूरोप है यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंज मतलब इकोनॉमिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई कब 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, जहां पे हमने ये देखा कि जितनी भी पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो यहाँ पे इस कंटिनेंट में जो भी जगह है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, किसमें, इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड. एंड द escalation of the food price or a year of the poor harvest resulted in the widespread poverty in the both urban centers and the rural areas. बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फूड प्राइसेस तो क्या बढ़ते जा रहे हैं, और या एक और बात करें कि भैया हार्वेस्ट मतलब जो खेती है वो खराब हो गई, हुई भी तो अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा गरीबी फैल गई. ओके, और ये कहां पर, ये ग्रामीण इलाकों शहरी इलाकों दोनों तरफ इसका इंपैक्ट पड़ा. ठीक है, तो यहां पे आपको बता रखा है 1848 में Parisians took to the streets due to the food shortage and the extensive unemployment. तो वो ये लोग क्या करेंगे, जो भी वहां पे जो उनका जो भी लीडर है, आप कह सकते हो रूलर है, या जो कह सकते हो उनका किंग है, वो उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्ट कर रहे हैं कि भाई एक तो फूड शॉर्टेज है, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंसान खाएगा, ठीक है, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे, और खाने के लिए अगर आप खरीदोगे भी तो बहुत प्राइस, अब कितने ज्यादा, इतना कैसे खरीद लोगे. ओके, तो ये बात आपको बता रखी है. Now 1848 the revolution of the liberals. So in 1848 simultaneous with the uprisings of the impoverished, unemployed and the hungry peasants and workers across various European nations, a revolution spread by the educated middle class was unfolding. मतलब 1848 की बात बता रखे कि यहाँ पे ये चीज देखी गई थी कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, जो सही तरीके से ना रहा करते थे, जो बेचारे जो पीजेंट से भूखे प्यासे, ठीक है, जो वर्कर्स थे जो यहाँ पे यूरोपियन नेशंस के रहा करते थे, उन सब ने रिवॉल्यूशन करा. ठीक है, किसके द्वारा, जो यहाँ पे मिडिल क्लास के अंदर जो कौन से थे, एजुकेटेड एलाइट से, उनके द्वारा. और बेसिक सी बात है यार, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उनके साथ कंडीशन इतनी खराब चलेगी तो लोग रिवॉल्ट करेंगे अपनी जो है लाइफ से रिलेटेड, अपनी जो है कंडीशन से रिलेटेड. In regions of the Europe lacking independent nation states like Germany, Italy and Poland, individuals from the liberal middle classes joined forces. अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमने देखा कि इंडिपेंडेंट ना मिलने की वजह से जो नेशन स्टेट थी, ठीक है, जर्मनी, इटली हो गए, पोलैंड हो गए, यहाँ के लोग क्या करते थे कि वो यहाँ पर जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे वो फोर्स में जो है ज्वाइन हो रहे थे, किसी ना किसी तरीके से वो जो है यहाँ से आगे निकलना चाहते थे. तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि दे merge their calls for constitutionalism with the aspiration for the national unification. तो हुआ क्या कि यहाँ पे उनका ये कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है चलना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है संवैधानिक चीजें होनी चाहिए, संविधान के तौर पे चीजें चलनी चाहिए. और उन्होंने कहा कि यूनिफिकेशन करो आप. यूनिफिकेशन आपको पता ही है, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि जर्मनी की यूनिफिकेशन, इटली, ठीक है, तो उसके बारे में ये बात कर रही है. नाउ कैपिटलाइजिंग ऑन द वाइड स्प्रेड पॉपुलर डिसकंटेंट थ्रू आउट यूरोप, these middle classes individuals seize the opportunity to advocate for establishing of a nation state grounded in the parliamentary principle. तो यहाँ पे देखो बहुत बेसिक सी बात बता रखे कि जो भी कैपिटलाइजिंग था, मतलब क्या, जो हमें पता है कि जो कैपिटलिज्म का मतलब है कि एक सर्टेन लोगों के हाथ में जो है, जो आपकी जो एरिया, जो आप कह सकते हो आपका देश है वो चल रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे चला रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो लोग हैं, ठीक है, इससे ज्यादा खुश नहीं थे. तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स है उन्होंने क्या करा, इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, ग्रहण किया कि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे हम यहाँ पे अपने जो है क्या करना चाहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, उस बेसिस पे आगे अपने लिए चीजें करना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि हर एक चीज है ना किस बेसिस पे आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे आ रही है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे चीजें हो और कोई इंडिविजुअल हमारे पर रूल ना करे, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस अपनी जो है गवर्नमेंट बनाए और पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, जिससे क्या कर सके हम, जो एक पर्सन है, जो भी हम लोगों को चुन रहे हैं, वो हमारे लिए बेटर जो है रिजल्ट दे सके. सो नाउ द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड द इटली. नाउ जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. क्या आर्मी जो है आपके नेशन के आर्किटेक्ट हो सकते हैं, मतलब आपके नेशन को बना सकते हैं, सही. ओके, तो यहां पढ़ते हैं. मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क assume leadership in the movement for the national unification, leveraging in the Persian army and bureaucracy. ये जो पर्सन है, जो मिनिस्टर है, ओटो वन बिस्मार्क, इन्होंने एक लीडरशिप एज्यूम की थी, किस बेसिस पे, कि हम नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जिस बेस पे हम ये देखते हैं कि जो पर्शियन आर्मी है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो एक साथ रहेगी. इन्होंने ये बात बोली. तो सीरीज ऑफ द 3 वॉर्स स्पेनिंग 7 years, 3 वॉर 7 साल तक चली, कंक्लूडेड. इसका रिजल्ट क्या निकला, इन डिसिसिव पर्शियन
कि जो विक्ट्री हुई, ठीक है, मार्किंग द सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ द यूनिफिकेशन प्रोसेस। तो हुआ क्या कि यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली करा जा सका जो इन्होंने सोचा था। सो कैसर विलियम सेकंड ऑफ द पर्शिया बिकेम द हेड ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड जर्मन एम्पायर। अब जो जर्मन एम्पायर जो बना था नया, ठीक है, तो उसके जो हेड कौन बने थे, कैसर विलियम सेकंड बने थे, ठीक है, कहां पे, ये पर्शिया से थे। सेकंड आपको बता रखा है इटली की यूनिफिकेशन। तो इटली कंप्राइज 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स का मिलकर बना हुआ है, विद ओनली सेडिनन पेडमेंट बीइंग गवर्न्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे जो इसका 7 में से जो एक है, जो क्या नाम है उसका, जो है सेडिना पेडमेंट, ठीक है, इसको एक जो इटालियन जो प्रिंसली है, जो इटालियन जो प्रिंस है, ठीक है, उनके द्वारा जो यहाँ पे रूल करा जा रहा है, वो गवर्न करा जा रहा है। गैसिपी मैजिनी, जिनके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था, पिक्चर दिखाई थी, इनिशिएटेड अ यूनिफिकेशन प्रोग्राम इनिशियली बट इट प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। इन्होंने भी यूनिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा था, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ओके, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड आफ्टर द मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन वाज लेटर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर कैवर विथ असिस्टेंस फ्रॉम गैसिपी गैरिबाल्डी, ओके। तो अब दूसरे पर्सन है जिनका नाम क्या है, कैवर, ओके, ये चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने जो है यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करा और इन्होंने किसका साथ लिया, इन्होंने साथ लिया गैसिपी गैरिबाल्डी का, ओके। एंड इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। तो जब यूनिफिकेशन हो गया तो फिर उसके जो लीडर है वो कौन, मतलब जो उनके किंग बने वो कौन बने, विक्टर इमैनुअल सेकंड बने, ओके। कब हुआ, 1861 के अंदर हुआ, ओके। नेक्स्ट, अब आपको बता रखा था स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस बता रखा है कि ब्रिटेन में क्या हुआ था। सो द ग्रेट ब्रिटेन इज कंसिडर्ड अ मॉडल फॉर द नेशन स्टेट वेयर द फॉर्मेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस रेदर देन अ सडन अपहिल। मतलब ग्रेट ब्रिटेन को जो है एक ऐसा नेशन माना गया जहां पे हमने देखा कि जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ग्रेजुअल हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि वॉर वगैरह कुछ हुआ, इसने बहुत चालाकी से बहुत सही तरीके से जो है नेशंस को अपने अंडर करना जो है स्टार्ट करा। So the English Parliament played a pivotal role in the fogging a nation state with England and its core, eroding the ethnic identities of the Welsh, Scot and the Irish। तो मतलब ये जो 3 नेशंस है, ठीक है, इनकी जो आइडेंटिटीज है कौन थी, एथनिक, एथनिक मतलब जो भी उनके वहां पे जो कस्टम्स एंड जो थे उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो उनको धीरे धीरे इन्होंने खत्म करा और धीरे धीरे इन सबको अपने अंदर मिक्स करना शुरू करा। So the Act of the Union in 1707 between the England and the Scotland led to the formation of the United Kingdom of the Great Britain। तो हमने ये देखा जो ये एक्ट था मतलब 1707 का, जो किस किस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड के बीच में हुआ था और स्कॉटलैंड के बीच में। तो इससे एक नया जो इनका नाम निकल के आया, एक नया जो फॉर्मेशन हुआ जिसको हम कहते हैं द ग्रेट किंगडम ऑफ यूनाइटेड ब्रिटेन, ओके, या यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन आप कह लो, ये वही है। एंड consolidating English influence over the Scotland and surprising its distinct culture। तो वही हुआ ना जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसने क्या करा कि अपने इंग्लिश जो है उसको, या कह सकते हो कि जो लोग हैं इन्होंने स्कॉटलैंड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना जारी किया और इन्होंने इनके कल्चर को खत्म कर दिया और अपने यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है उसने अपने जितने भी एरिया से सबको अपने अंडर मिक्स करा विदाउट एनी वॉर, ओके। सो आयरलैंड divided between the Catholic and the Protestants faced English assistance in establishing Protestant dominance, ठीक है। तो इनके साथ भी क्या हुआ कि जो आयरलैंड था ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के। अब इन्होंने भी इंग्लिश का जो है मतलब ये इंग्लिश मतलब इंग्लैंड है, ठीक है, ये इनका प्रोटेस्ट इन्होंने भी करा कि इन्होंने जो ये देखा कि हाँ ये हमारे पर रूल करना चाहते हैं या हमारे को जो है अपने अंदर मिक्स करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, लीडिंग टू इट्स फोर्स्ड इनकॉर्पोरेशन इनटू द United Kingdom in 1801 and the promotion of a British nation with dominant English culture। तो यहाँ पे भी वही हुआ, धीरे धीरे करते करते इन्होंने इनको भी अपने अंदर मिक्स कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज करी जो सेम ऊपर करी थी, क्या कि यहाँ पे अपने ब्रिटिश नेशन को और स्ट्रॉन्ग करते गए, ओके, और अपना डोमिनेंस ज्यादा कर रखा और इनका जो भी कल्चर है उसको प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग द नेशन। कि अब नेशन किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे वो चीज एक्सप्लेन करी गई है कि ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरीज आर्टिस्ट डिपिक्टेड कंट्रीज एंथ्रोपोमॉर्फिकली ऑफन यूजिंग फीमेल फिगर टू सिंबलाइज द नेशंस। ये मैंने आपको जो है उसमें भी बताया था, जो हमने नेशनलिज्म इंडिया किया था, कि वहां पे जो फीमेल फिगर है उसको जो है आप अपने नेशन को,
ठीक है, दिखाने के लिए, उसको सिंबल को दिखाने के लिए, ठीक है, कि जो वहां पे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जो सेक्रीफाइस है वो हमेशा फीमेल के थ्रू जो है शो करी जाती है। तो यहाँ पे देखो वही चीज स्टार्ट करी गई, ठीक है, तो फीमेल फिगर शो करी गई। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिस फीमेल रिप्रेजेंटेशंस कन्वेड एब्स्ट्रैक्ट concept like the liberty depicted with the symbols such as a red cap or a broken chain। ये आपको पता ही है, ठीक है, ये जो लिबर्टी है ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था 9th क्लास में, जिसमें आपको बता रखा है कि जैसे आपके जो सिंबल्स है, किसका, रेड कैप हो गया, ब्रोकन चेन हो गई, जस्टिस हो गया, पोर्ट्रेट सच एज द ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, ठीक है, जिस वुमेन के जो है वहां पे वो पट्टी लगी हुई आंख पे, ठीक है, ब्लैक कलर की, ओके, कैरिंग विंग स्केल्स, आपने देखा ही होगा, जो विंग स्केल उनके हाथ में और आंखों पे काली पट्टी है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सिंबल दिखा रखे प्लस विमेन फिगर दिखा रखी है, मींस फीमेल फिगर दिखा रखी है अपने यहाँ सेक्रीफाइस को शो करने के लिए। तो इसी को एलिगरी कहा गया कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन, ठीक है, आप जो अपने आइडिया है, जो आपकी ग्रीड, लालच है, आपकी चाहते हैं, आप जो फ्रीडम चाहते हो, लिबर्टी चाहते हो, ठीक है, इसके लिए जो आप एक पर्सन को शो करते हो और अ थिंग अन एलिगोरिकली, ठीक है, स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड अदर सिंबल। तो आप एक को जो है सिंबल के थ्रू शो कर देते हो, जैसे ब्रोकन चेन हो गई, रेड कैप हो गया, ठीक है, और दूसरा आप किसी पर्सन के थ्रू शो कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पेपर में आ सकता है और एलिगरी के बारे में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में। देखो जैसे आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, तो जर्मेनिया फिलिप वेट 1848 में द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया on a cotton banner as it was meant to hang from the ceiling of the church of St. Paul where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये जो किस पे बनाया गया था, कॉटन बैनर पे बनाया गया था। ओके, जो ये कहाँ पे, वहां पे जो सेंट पॉल चर्च है, कहाँ पे, द फ्रैंकफर्ट में, वहां पर जो पार्लियामेंट है उनकी, वहां पर इसको जो है लटकाया गया है, ठीक है। देन सेकेंडली जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, ठीक है, मतलब जैसे आप देख सकते हो कि इनके हाथ में तलवार है, जैसे कि बता रखा है 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन वाज कमीशन टू पेंट दिस इमेज, ठीक है, ये पर्सन, ठीक है, इनको ये इमेज बनाने के लिए जो है रखा गया था, बुलाया गया था। इसमें आपको ये बता रखा है कि द इंस्क्रिप्शन ऑन द जर्मेनियन स्वॉर्ड रेड द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, मतलब इन्होंने बताया कि जो तलवार लेके जा रही है, क्या ये हम अपने जो है शासन को या अपने जो है जगह को, अपनी जो है जो देश है उसको बचा रहे हैं, तो तलवार के थ्रू दिखा रखा है कि हाँ ये लड़ाई के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपको करना है, क्या आपको ये पता होना चाहिए फिगर जो है ये किसके नेम पे जो बनाई गई है, किसने बनाई है, ठीक है, और एक कहां पर है, मतलब कहां पे लगाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन द लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड द इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म वॉन significantly in the final quarter of the 19th century. Post 1871, the most volatile region was identified as the Balkans, encompassing present-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and the Montenegro। तो आपको ये क्या बता रखा है कि नेशनलिज्म जो है ये कहाँ तक जग गया, तो ये हमने ये देखा है कि ये अपने फाइनल क्वार्टर का मतलब है कि अब जो नेशनलिज्म है ये फाइनली होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये अपने लास्ट स्टेज पे, लास्ट चरण में जिसको बता गया। और 19th सेंचुरी में कहाँ गया था, ये इन रीजन्स के अंदर हमने देखा था कि ये आज जो है। सो द बल्कन्स बिकेम अ वॉलेटाइल रीजन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जो बल्कन्स थे, ठीक है, वो यहाँ बता रखा है कि वो उनका एक वॉलेटाइल रीजन बन गया था, ठीक है, जिसपे ऑटोमन जो एम्पायर है, ठीक है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया था, विच throughout the 19th century fortified itself through the modernization and internal reform। मतलब क्या था कि इन्होंने खुद को क्या कर दिया था, फोर्टिफाइड मतलब बंद कर लिया था, ठीक है, किलेबंदी जिसको कही जाती है, किससे, मॉडर्नाइजेशन से, कि अभी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं है। और दूसरा इंटरनल रिफॉर्म्स, कि हम यहाँ पे इंटरनल रिफॉर्म्स में नहीं जाते, ये आपने देखा होगा कि देश के अंदर ही रिफॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, लोग अपने में लड़ने लग जाते हैं, सिविल वॉर्स हो जाती है, ठीक है, तो इन्होंने उससे भी अलग रखा खुद को। एंड इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स एमर्ज इन द बल्कन्स ड्यू टू द वेरियस रीजन। तो हुआ क्या यहाँ पे देखने को मिला, जो बल्कन्स थे इनमें खुद ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जो मैंने अभी आपको खुद बताया कि यहाँ पे जो है ये लोग खुद ही अपने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, अपने में ही लड़ने लगे। Simultaneously, a fierce competition unfolded among the European power for trade, colonies, and the naval and the military supremacy during this era। तो यहाँ पे देखो बहुत बेसिक सी बात है, अब कंपटीशन तो होगा, देखो अलग अलग नेशंस आ गए हैं, ठीक है, अब वो इस एरिया में अपनी जो है मोनोपोली चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया, किस चीज के लिए,
कि भैया पावरफुल ट्रेड, मतलब ट्रेड के मामले में कौन आगे रहेगा, कौन सी कॉलोनी आगे रहेगी, नेवल एंड मिलिट्री सुपरमेसी, मिलिट्री मतलब जो आपकी जो लैंड जो नेवी है, सॉरी जो लैंड जो आपकी सेना है और जो बाकी आपकी जो है जो समुद्री सेना है, ठीक है, उसमें कौन ज्यादा जो है पावरफुल रहेगा। एंड दिस राइवलरी रिजल्टेड इन अ सीक्वेंस ऑफ वॉर्स इन द रीजन अल्टीमेटली कल्टीमेटिंग इन द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो वही चीज है कि धीरे धीरे चीजें चलते गए और एट द एंड इस छोटे छोटे जो प्रोसेस है इन्होंने एक बड़े प्रोसेस का रूप ले लिया जिसको हमने वर्ल्ड वॉर 1 नाम दिया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे हुई थी जो 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी, ठीक है। देन द लास्ट टॉपिक इज, the last point is in 1914 Europe faced uphill as nationalism conveyed with imperialism causing widespread disruption। तो हमने क्या देखा कि अब यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा उपनीच या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे दहशत हुई, ठीक है, तहस नहस हुआ, क्योंकि नेशनलिज्म के बेसिस पे जो यहाँ पे इंपेरियलिज्म जो लाया गया था उसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चीजें तो कर ली, ठीक है, लेकिन बाद में खुद को अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पे वॉर हुई। एंड डिस्पाइट द एमरजेंस ऑफ द एंटी इंपेरियल मूवमेंट देयर एंडेवर टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड काउंटर न्यूमरस चैलेंजेस। अब इन्होंने क्या करा कि आप कितनी भी मूवमेंट्स कर लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप चाहे अपने बेसिस पे कुछ भी यहाँ पे जो है नेशन स्टेट बनाना चाहो, ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई चैलेंज जो है मिल जाएंगे। अगर आप उन चैलेंजेस को कवर ना कर पाओ, उस चैलेंजेस आप मतलब लड़ ना पाओ, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो वैसे यहाँ पर हुआ और यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग जो है वॉर नहीं रोक पाए। एंड नेवरदलेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट गेन एक्सेप्टेंस एज अ नेचुरल एंड द यूनिवर्सल आइडिया। तो इन्होंने बस एक बहुत सी चीज देखी कि भैया नेशन स्टेट्स का बहुत ही बेसिक सा मतलब है, नेशन स्टेट्स कब बन सकती हैं कि जब हम नेचुरल और यूनिवर्सल आइडियाज को देखेंगे। नेचुरल और यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सबके लिए सेम हो, मतलब किसी को ज्यादा किसी को कम ना रखे, हम अपनी ज्यादा डोमिनेंस ना दिखाए, ठीक है, हम खुद को सबसे ऊपर ना रखे, क्लियर है, कि वो नेचर में जैसे होता है वैसे रहने दे तो ज्यादा चीज आगे सही रहेगी। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए बाकी चैप्टर्स के जो है रिवीजन थ्योरी जो लाता जाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे।